नमस्कार मित्रों, ज्ञानशाला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर में हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करेंगे, जिसका ड्यूरेशन 1789 से 1792 रहता है। हालांकि कुछ पुस्तकों में इसका ड्यूरेशन 1790 से भी दिया गया है। उसका क्या रीजन है, हम इस पे भी आगे चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि अब तक पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में जहां हैदर अली की विजय हुई थी, वहीं दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो अनिर्णित रह गया था। हालांकि इस युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु भी हो जाती है और उसका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है। अब चलते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की तरफ। इसकी पहले परिस्थिति समझते हैं और फिर देखते हैं कि इस युद्ध में क्या हुआ। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बन जाता है, यानी कि इस दौरान अब टीपू मैसूर का शासक था। तो हमने ये भी देखा था कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंगलोर की संधि द्वारा यह बात निर्णित की गई थी, अब दोनों ही पक्ष एक दूसरे के अपने भूभाग लौटा देंगे और एक दूसरे पे पुनः आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन वो अंग्रेज ही क्या, जो छलपूर्ण नीति ना करे, यानी कि ये जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो पुनः अंग्रेजों की छलपूर्ण नीति का ही परिणाम था। वो नीति क्या थी वो समझ लीजिए कि 1788 आते आते, देखिए 1784 में संधि हुई है मैंगलोर की, लेकिन 1788 आते आते कंपनी पुनः मैसूर पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगती है। और करती क्या है कि कंपनी हैदराबाद के निजाम को एक पत्र लिख के मदद की बात करती है कि भाई हम मैसूर पर आक्रमण करने वाले हैं, क्या आप हमारी इसमें मदद करेंगे। और यह बात टीपू सुल्तान को पता चल जाती है और इसे वह मैंगलोर की संधि के उल्लंघन के रूप में देखता है। इसी दौरान एक घटना और घटती है 1789 के आसपास। वो ये कि क्रेगानूर और आईकोटा नाम के दो दुर्ग थे जो कहां पड़ते थे, जो मैसूर और त्रावणकोर की सीमा के पास पड़ते। त्रावणकोर समझ रहे हैं ना, वो जो केरल वाला जो हिस्सा है वो उसे त्रावणकोर कहा जाता है। और माना यह जाता था कि त्रावणकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य है। तो त्रावणकोर करता क्या है कि क्रेगानूर और आईकोटा के दो दुर्गों को डचों से खरीद लेता है, क्योंकि ये उस समय डचों के पास थे। लेकिन इन्हीं दुर्गों को टीपू सुल्तान भी खरीदना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जब उसे पता चलता है कि त्रावणकोर ने वो दुर्ग खरीद लिए हैं, इस बात से नाराज होकर वो त्रावणकोर पर आक्रमण कर देता है। अब होता क्या है, याद करिए, हैदर अली को जब अंग्रेजों से शत्रुता लेनी होती थी तो कहां पे आक्रमण करता था, प्राय वो आरकोट पे आक्रमण करता था, कर्नाटक रीजन पे, क्योंकि वो अंग्रेजों का मित्र राज्य था। वैसे ही त्रावणकोर भी अंग्रेजों का मित्र राष्ट्र था। तो टीपू ने जब त्रावणकोर पे आक्रमण किया तो ये फिर से पुनः सीधी चुनौती थी अंग्रेजों को कि अगर हिम्मत है तो आकर दिखाओ। तो अंग्रेज इस चुनौती को तो भाई लेंगे ही, क्योंकि अंग्रेज इस समय अपने को काफी शक्तिशाली समझ रहे थे और कोई भी भारतीय राजा उन्हें इस तरह से चुनौती दे ये उन्हें स्वीकार नहीं था। और होता यही है कि अंग्रेज मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं 1790 में। यही कारण है कि कहीं कहीं 1790 दिया है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत, तो कहीं कहीं 1789। क्यों? क्योंकि 1789 में त्रावणकोर पर टीपू आक्रमण करता है। तो देखिए, तो 1789 से ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि पहला जो ट्रिगर था वो यही तो था कि त्रावणकोर पर जब टीपू आक्रमण करता है। लेकिन जब अंग्रेज आक्रमण करते हैं मैसूर पर तो वो होता है 1790। इसलिए ये मिसमैच या डाइकोटमी जो है वो इसी वजह से है कि आप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को कहां से प्रारंभ मानते हैं। हमने उसे 1789 लिया है। तो आगे चलते हैं। तो अब अंग्रेजों ने मैसूर पे आक्रमण किया। तो जब टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया 1789 में, तो इसी बात का आधार बनाकर अंग्रेजों ने भी मैसूर पर आक्रमण किया, जिसे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। अगर इस युद्ध की बात करें तो ये मुख्यतः 3 चरणों में हुआ था। पहले चरण में अंग्रेज सेनापति मिडो था और टीपू सुल्तान की मजबूत सामरिक स्थिति के कारण मिडो को कोई बहुत सफलता नहीं मिल पाती। लेकिन जो इसका दूसरा चरण था, जो दिसंबर 1790 में शुरू होता है, उस समय कुशल सेनापति यानी कि कॉर्नवालिस इस युद्ध का नेतृत्व संभालता है। ये वही कॉर्नवालिस था जो 1781 में अमेरिका में हार आया था। याद करिए, उसी समय जब अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था तो एक प्रसिद्ध युद्ध था यॉर्क टाउन का वॉशिंगटन के साथ, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, उसमें ये कॉर्नवालिस हार आया था। तथापि ये अंग्रेज इतिहास के सबसे महान सेनापतियों में से इसकी गणना की जाती है और यही रीजन था कि वहां पर हारने के बाद भी इसे भारत में गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता है और ये युद्ध की कमान संभालता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच में। और वहीं से अंग्रेजों की जीत की ये पटकथा लिखना शुरू कर देता है। और जब कॉर्नवालिस नेतृत्व संभालता है तो तेजी से टीपू सुल्तान को हराना शुरू करता है और वो लगभग
टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम के पास तक भी पहुंच जाता है। लेकिन उसी समय टीपू के सपोर्ट के रूप में घटना हो जाती है, वो ये होती है कि उस समय बारिश बहुत तेज होने लगती है और जिसकी वजह से कॉर्नवालिस को पुनः मैंगलोर की तरफ वापस होना पड़ता है। पुनः जब बारिश खत्म होती है तो एक आक्रमण करता है मैसूर पर और इसी को कहा जाता है तीसरा चरण, आंग्ल मैसूर युद्ध का तीसरा चरण, जिसमें कॉर्नवालिस के साथ मिडो, मैक्सवेल और हंटर जैसे सेना नायक आ जाते हैं और साथ ही मराठा शक्ति भी कॉर्नवालिस के साथ जुड़ जाती है। तो इस तरह से अंग्रेजों की पूरी शक्ति और बड़े ही महत्वपूर्ण सेनापति कॉर्नवालिस के साथ रहते हैं, साथ ही मराठा और हैदराबाद का निजाम भी कॉर्नवालिस के साथ रहता है। यानी कि इतनी बड़ी शक्ति के सामने अब तो टीपू का टिकना वैसे भी नामुमकिन था और होता भी यही है। अंग्रेज टीपू से एक बहुत ही अपमानजनक संधि करते हैं जिसे श्रीरंगपट्टनम की संधि कहा जाता है। यह संधि मार्च 1792 में होती है और उसी के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त मान लिया जाता है। मित्रों, ये संधि बहुत ही अपमानजनक थी क्योंकि इस संधि के द्वारा किया यह गया था कि टीपू सुल्तान को अपने राज का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों और मराठों तथा निजाम को दे देना पड़ा। साथ ही युद्ध खर्च के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि अपने 2 बेटों को भी अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखना पड़ा। देखिए, इसी संधि का वर्णन भारत एक खोज के इस हिस्से में किया जा रहा है। पहली शर्त, सुल्तान टीपू सुल्तान बहादुर अपनी आधी सल्तनत, जिसकी सरहदें कंपनी बहादुर, मराठों के पेशवा और निजाम दक्कन की सरहदों से मिली हैं, उनके हवाले कर दें। दूसरी शर्त, सुल्तान टीपू सुल्तान बहादुर 3 करोड़ रुपया हर्जाना के तौर पर अदा करेंगे और 30 लाख रुपया दरबार के खर्च के तौर पर अदा करेंगे। इस रकम में से 65 लाख रुपया अभी अदा किया जाएगा। बाकी रकम हर 4 महीने के बाद 3 किस्तों में दी जाएगी। तीसरी शर्त, तीसरी शर्त, सुल्तान टीपू सुल्तान बहादुर के 2 बेटे अंग्रेजों के पास बतौर जमानत रहेंगे ताकि सुल्तान फिर हमला न कर सके। चौथी शर्त, सुल्तान की कैद में जितने भी जंगी कैदी हैं उन्हें फौरन आजाद किया जाएगा। अब चलिए चलते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की तरफ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध तो एकदम असंभावी था, इनएविटेबल था, क्योंकि होता क्या है, टीपू सुल्तान जैसा जो स्वाभिमानी शासक था, अगर श्रीरंगपट्टनम जैसी आप संधि कर देंगे तो फिर वो उसका प्रतिकार लेना ही चाहेगा। याद करिए, जब भी कोई शक्तिशाली शासक या स्वाभिमानी राष्ट्र होता है या राज्य होता है तो उस पे आप बहुत अपमानजनक संधि करनी नहीं चाहिए, अन्यथा वो उसका प्रतिकार करता है। याद करिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होती है तो क्यों होती है, क्योंकि वारसाई की संधि बहुत ही अपमानजनक थी जर्मनी के लिए, तो जर्मनी को उसका फिर प्रतिकार करना था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनती है। अर्थात बहुत अपमानजनक संधि किसी भी शासक के लिए पुनः युद्ध की स्थिति बनाती है। तो टीपू को पता था कि युद्ध होना है और अंग्रेजों को भी पता था कि मैसूर अब बहुत कमजोर हो चुका है, तो अंग्रेज भी तैयार थे युद्ध करने के लिए। उसी में एक घटना और घटती है कि 1798 में वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है और आपको पता होगा, आगे हम पढ़ेंगे भी जब हम वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, कि ये वेलेस्ली वो गवर्नर जनरल था जो व्यापक स्तर पे सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस की जो नीति को लागू करता है। तो ये चाहता है कि एक कमजोर राज्य है मैसूर, तो ये भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दे, क्योंकि उससे पहले 1795 में देखिए त्रावणकोर सब्सिडरी अलायंस पे हस्ताक्षर कर चुका था, क्योंकि अंग्रेजों ने उसे भय दिखाया था, देखो भाई मैसूर आप पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। हालांकि त्रावणकोर अंग्रेजों का पहले से ही सहयोगी राज्य था, लेकिन सब्सिडरी अलायंस पे वो मैसूर के भय से अंग्रेज उससे सब्सिडरी अलायंस पे हस्ताक्षर करा लेते हैं। वहीं 1798 में हैदराबाद के नवाब ने भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर ली थी। तो वेलेस्ली के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैसूर ही बचा था जिससे उसे हस्ताक्षर कराने थे। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि टीपू सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दे, लेकिन टीपू ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो अब युद्ध की स्थिति पूर्णतः
बन चुकी होती है। और यह बात टीपू को ही पता थी और इसीलिए उसने बहुत से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में काम किया, यानी कि विदेशी लोगों से भी बातचीत में था कि वो किसी तरह भारत में आके उसकी मदद करें, क्योंकि टीपू अब तक तो समझ चुका था कि भारतीय राज्यों से उसे बहुत मदद की उम्मीद नहीं है। हालांकि मराठा नायक जो महादजी शिंदे थे उनसे टीपू की बातचीत कुछ हो चुकी थी कि वो अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे आक्रमण में, लेकिन फिर भी टीपू को किसी भी भारतीय राज्यों से सहयोग की उम्मीद नहीं थी। उसे सबसे ज्यादा सहयोग की आशा नेपोलियन से थी। थोड़ा सा इस स्थिति को समझ लेते हैं कि नेपोलियन उस समय देखिए अपनी कामयाबी के शीर्ष पर था। वो लगातार यूरोप में जीतता जा रहा था और खुद नेपोलियन का मानना था कि यूरोप जीतने के बाद वो मिस्र पे अधिकार करेगा। 1798 में करता भी है और उसके बाद लाल सागर होते हुए देखिए इस रूट का प्रयोग करते हुए वो भारत तक आएगा और यहां से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। ये नेपोलियन की सोच थी और इसीलिए वो खुद भी टीपू सुल्तान के संपर्क में था। हालांकि टीपू के जीवन में ये घटना कभी नहीं घटी। नेपोलियन भारत तो आ ही नहीं पाया, साथ ही वो टीपू के लिए कोई बहुत मदद भी भेज नहीं सका था। तो टीपू एक तरफ तो नेपोलियन से पत्र व्यवहार कर रहा था, वहीं वो अरब, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान और मॉरिशस के शासकों से भी लगातार कांटेक्ट में था। हालांकि इनमें से कहीं से भी उसे पर्याप्त मदद नहीं मिल पाती है। देखिए इसी स्थिति का वर्णन करते हुए भारत एक खोज में ये बात देखिए दिखाई गई है। गुलाम अली, अफगानिस्तान से जमान शाह की कोई खबर नहीं आई। काबुल से पंजाब के लिए उन्होंने फौजें तो भेजी थी, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि पंजाब के सिख मिस्र अफगानों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। हम भी किसके भरोसे बैठे थे। अब बस फ्रांसीसी ही हमारी मदद कर सकते हैं। दिब्रुक को हमारा पैगाम लेकर नेपोलियन के पास गए कई महीने हो गए। जवाब वो अपने साथ ला रहा है। मॉरिशस के गवर्नर के भेजे हुए सिपाही भी मंगलूर पहुंच गए हैं। हुजूर, फ्रांसीसियों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। वो लोग अंग्रेजों से कुछ अलग तो है नहीं। वो भी मंडियों पर कब्जा करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं बस। पुरनैया, क्या तुम जानते हो कि खलीफा तुर्की की भी यही राय है? लिखते हैं फ्रांसीसी दहरिये हैं, मजहब के दुश्मन हैं। उन्होंने एक नया मजहब कायम किया है आजादी के नाम पर। हुजूर, पूना से खबर आई है कि महादजी शिंदे को जहर देकर मार दिया गया है। खुदा उनकी रूह को मग़फ़िरत दे। आमीन। बस वो एक ही तो थे जो हमारा साथ दे सकते थे। जरूर इसके पीछे अंग्रेजों की साजिश है। हुजूर, नसीर दिब्रुक, कैसे हैं आप? हुजूर की दुआ है। हुजूर, मॉरिशस से सिपाही आ गए हैं। उनका कप्तान आपके सामने हाजिर होना चाहता है। कितने आदमी हैं? कुल मिलाकर कुछ 200 आदमी होंगे। 200 आदमी? मगर हमसे कहा गया था कि पूरी फौज आ रही है। हुजूर, मुझको पूरा शक है कि अंग्रेजों के नए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली ने मॉरिशस के गवर्नर को तगड़ी रिश्वत खिलाई है। हम जो भी सोचते हैं अंग्रेज उससे फायदा उठाते हैं, नतीजा उल्टा निकलता है। क्या हम रेत की दीवार खड़ी कर रहे हैं? लेकिन हुजूर, नेपोलियन ने आपके नाम खत भेजा है। इजाजत हो? हाँ, पढ़ो मिस्टर दिब्रुक, पढ़ो। शायद इसमें अच्छी खबर हो। हुजूर, बेहतरीन दोस्त और अजीम सुल्तान हजरत टीपू सुल्तान बहादुर को नेपोलियन बोनापार्ट का सलाम पहुंचे। अजीज दोस्त, आपको शायद पहले ही इत्तला दी जा चुकी है कि हम एक बड़ी और बहादुर फौज के साथ लाल सागर के इलाके में पहुंचने वाले हैं, ताकि आपको और आपके वतन वालों को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया जा सके। इंशाअल्लाह। अब आपने देख लिया होगा कि कैसे किस प्रकार विकट स्थिति में टीपू फंस चुका था और अंग्रेजों ने इसी बात को मुद्दा बनाकर कि टीपू ने नेपोलियन की मदद ली है या नेपोलियन की मदद मांगी है, क्योंकि अंग्रेजों को भी नेपोलियन से बहुत डर था और उन्हें भी लगता था कि नेपोलियन भारत की ओर रुख करेगा। अंग्रेज या यूं कहें वेलेस्ली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण ये दो तरफ से हुए।
मैसूर के किले पर दो तरफ से आक्रमण हुए। पूरब से हैदराबाद के निजाम ने तथा दक्षिण पश्चिम के हिस्से से अंग्रेजों ने इस किले को घेर लिया और वहां पर दो युद्ध होते हैं वस्तुतः, और इन दोनों युद्धों में टीपू सुल्तान हार जाता है और श्रीरंगपट्टनम के किले के अंदर चला जाता है। और उसी दौरान उसके कुछ सेना नायकों ने अंग्रेजों की मदद भी की और इस तरह से अंग्रेज उस किले में घुसकर टीपू सुल्तान को मार देते हैं और इस तरह से एक बहुत ही वीर सेनापति का अंत हो जाता है। और इस तरह से टीपू की मृत्यु के साथ 1799 में आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है और मैसूर पर वाडियार वंश का एक छोटे बालक को बैठा दिया जाता है, एक राजा को बैठा दिया जाता है और मैसूर को भी सहायक संधि के अंतर्गत ले लिया जाता है। तो ये पूरी कहानी थी चारों आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो कभी कभार जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछ लिया जाता है खासकर स्टेट पीसीएस में कि कौन सा सेनापति किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था। पहला वाला इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था उससे वॉरेन हेस्टिंग और आयरकूट जुड़े हुए थे, जबकि जो तीसरा था उसमें कॉर्नवालिस की महत्वपूर्ण भूमिका थी और जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें वेलेस्ली की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये याद रखिएगा, कभी कभार मिलाने वाले प्रश्न में इस तरह की बात आ जाती है। अब चलते हैं एक महत्वपूर्ण बात की तरफ, वो ये बात है कि टीपू सुल्तान के बारे में अब बात करेंगे। टीपू सुल्तान का व्यक्तित्व आखिर कैसा था, क्योंकि ये भारत के उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से जिसके बारे में दो तरह की राय है। कुछ लोग इसे राष्ट्रवादी मानते हैं, भारत के शुरुआती राष्ट्रवादियों में से मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक मुस्लिम शासक मानते हैं जिसने अन्य धर्म के अनुयायियों पे काफी अत्याचार किया। तो चलिए थोड़ा सा टीपू के व्यक्तित्व को समझ लेते हैं। पहली बात तो इसे टीपू को मैसूर का शेर कहा जाता था और इसके बारे में किंवदंती प्रचलित थी कि एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ ये जब जंगल में शिकार करने गया था तो इस शेर ने उसके दोस्त पे हमला कर दिया, तो इसने वास्तव में उस शेर की हत्या की थी। साथ ही खुद टीपू अपने पास एक खिलौना शेर रखता था जिसमें वो शेर के रूप में दिखाया गया था और वो अंग्रेज सैनिक के ऊपर वो प्रहार करता दिखाया गया था। और ये खिलौना टीपू अपने पास रखता था और आज भी ये खिलौना लंदन में विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। अंग्रेज इसे अपने साथ लंदन ले गए थे। और टीपू एक महान योद्धा था, इस बात में कोई शक नहीं था। उसने अपने सैन्य बल को दक्ष बनाने का काम किया या कोशिश की और उसके प्रबंधन पर अत्यधिक ध्यान भी दिया और यूरोपीय तर्ज पर अपने सेना का संगठन किया। उसने जो प्रशिक्षण दिलवाया वो फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद ली उसमें। साथ ही टीपू ने नौसेना के महत्व को भी समझा था। ये भारत के उन चुनिंदा शासकों में से था जिसने नौसेना के महत्व को समझा था। साथ ही टीपू विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग करने वाले शासकों में से जाना जाता है, क्योंकि माना यह जाता है कि भारत में रॉकेट तकनीक को सबसे पहले यही लाया और अपने लिखे मिलिट्री मैनुअल्स में रॉकेट के संचालन की व्याख्या करता भी दिखाया गया है। जो मिलिट्री मैनुअल उसने लिखा था उसमें इस बात का वर्णन भी है। साथ ही जो मैसूर राज्य में सर्वप्रथम जो रेशम उत्पादन शुरुआत हुई, याद करिए जब हमने बात की थी मैसूर के बारे में तो हमने बात की थी कि रेशम में ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है और हमने ये बात भी की थी कि आज भी अगर बेंगलोर या फिर कर्नाटक रेशम उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका में दिखता है तो उसका रीजन आप टीपू सुल्तान को ही मान सकते हैं, क्योंकि इसने ही मैसूर राज्य में सबसे पहले रेशम उत्पादन को बढ़ाना शुरू किया था। साथ ही अगर उसके प्रशासन की बात करें तो उसने नया कैलेंडर जारी किया, सिक्के और मापतौल का मानकीकरण किया। जो इसने एक और महत्वपूर्ण काम किया था वो ये था कि उसने जागीरदारी की जो परंपरा थी उसे समाप्त किया था और इस प्रणाली को समाप्त कर कृषक तथा सरकार के बीच में सीधा संपर्क बनाने की कोशिश की थी। साथ ही इसने पॉलीगरों की शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की। याद करिए हैदर अली ने भी प्रयास किया था। हैदर अली के इसी प्रयास को टीपू सुल्तान ने भी आगे बढ़ाया। और रही बात यूरोपीय तरीके सेना के प्रशिक्षण की, इसकी बात हम कर आए हैं। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ये जैकोबियन क्लब का सदस्य था। याद करिए ये जैकोबियन क्लब फ्रांस के उन क्रांतिकारियों का क्लब हुआ करता था जिन्हें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांत पे बहुत ज्यादा आस्था थी। इस क्लब का सदस्य टीपू सुल्तान भी था। यानी कि टीपू सुल्तान ये जो आधुनिक वैल्यूज थी, जो आधुनिक वैल्यूज हैं, बल्कि वो आज भी उन आधुनिक वैल्यूज का बहुत महत्व है जिसमें हम स्वतंत्रता, जो फ्रांस की क्रांति से शुरू होती हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, उन मूल्यों को टीपू सुल्तान कहीं ना कहीं समझता था। इसने स्वतंत्रता वृक्ष का रोपण किया श्रीरंगपट्टनम में। अब आ जाते हैं टीपू सुल्तान के बारे में जो सबसे कंट्रोवर्शियल बात है वो ये, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ इतिहासकार टीपू को एक कट्टर मुस्लिम राजा के रूप में दर्शाते हैं। हालांकि बात सही भी है कि उसने पादशाही की पदवी ली थी और जो नया कैलेंडर उसने जारी किया था वो
इस्लामिक महीनों के आधार पर था, परंतु ये बात पूरी तरह हम नहीं मान सकते कि वो एक कट्टर इस्लामिक राजा ही था। हालांकि उसने हिंदू, कुर्द और नायरों का दमन किया, लेकिन मुस्लिम मोपलाओं द्वारा भी अगर शक्ति का जब दुरुपयोग किया गया था उन्हें भी दंडित किया। साथ ही इस जो क्षेत्र में जो हिंदू मंदिर थे उनके संरक्षण के रूप में भी टीपू सुल्तान को जाना जाता है। माना यह जाता है कि श्रृंगेरी मंदिर में जो माता की मूर्ति स्थापित की गई थी उसके लिए दान किया था। जब मराठों ने उसे तोड़ दिया था तो टीपू ने उस मूर्ति को पुनः बनवाया था। तो इस तरह से उसे बहुत कट्टर शासक नहीं माना जा सकता। हाँ, ये भी बात सही है कि उसने पातशाही की पदवी ली, साथ ही जब वो कुस्तुनतुनिया और अफगानिस्तान से जब मदद मांग रहा है तो एक मुस्लिम शासक की तरह ही मदद मांग भी रहा है। लेकिन ये तरीके भी तो वही थे उस समय में। आप कैसे मदद मांगेंगे किसी अन्य शासक से, किसी वो भी देश के बाहर? कहने का मतलब ये है कि इस तरह की कंट्रोवर्सी में पड़े बिना कि वो बड़ा कट्टर शासक था, हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है। हमें जो एग्जाम के लिए जो समझना है वो हमें एनसीईआरटी की धारा पकड़नी है। उसके अनुसार टीपू एक राष्ट्रवादी शासक था। और एक बात और महत्वपूर्ण है, जब हम मध्यकालीन शासकों की बात करते हैं तो उन्हें आधुनिक मूल्यों के हिसाब से उनका मूल्यांकन करना बहुत उपयुक्त भी नहीं है, क्योंकि आज से 200-300-400 साल पहले की स्थितियां बिल्कुल भिन्न थीं। और इस बात में कोई संदेह नहीं कि टीपू ने उन शुरुआती राजाओं में निश्चित ही था जिसने अंग्रेजों का प्रतिकार किया। ऐसे में हम उसे एक राष्ट्रवादी शासक मान सकते हैं और यही हमें अपने एग्जाम में लिखना भी है। हालांकि कुछ इतिहासकार उसे कट्टर शासक मानते हैं, इस बात को इंगित करते हुए। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम अंग्रेजों और मराठाओं के संघर्ष को समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।